नालायक बेटे, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। शांति, तुम्हारी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस 1 महीने में ही जी भर गया है। अरे गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाय जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था ना। कमबख्त मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहुओं के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। कमबख्त ये जीभ की लालसा ही दगा दे गई। पता है शांति, अपना घर छोड़ने से पहले एक पल का तो मन में विचार भी आया था कि बहुएं तेज तर्रार हैं, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगी तो कैसे सहन करूंगा। कहते कहते दमा के मरीज सोहनलाल जी की खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन शांति, क्षणिक सुख की लालसा के आगे आत्मस्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों के कहने मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया, यह नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला ले लिया है कि शांति, अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय सोहनलाल जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते भी उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार निकाल कर हल्का कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही हैं। दरअसल 1 वर्ष पहले तक सोहनलाल जी अपनी पत्नी शांति के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी शांति का निधन हुआ था। पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बंदे थे। गांव में अकेले रह गए थे तो केवल सोहनलाल जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी के धुएं से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ वो जली भुनी रोटियां निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगते तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि वह अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर हरदम हाथ में लिए रहते थे और उससे ही बातें करने लगते थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसा देखकर उनका मजाक बनाते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सोनलाल जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं हरगिज राजी नहीं थी, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। सोहनलाल जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को एक एक महीना अपने पास रखने का तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, यह सोचकर सोहनलाल जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर सोहनलाल जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज और मिलना बाकी था। और वह यह कि उनकी समदन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर ही रहती थी। अपनी समदन को अपने बेटे के घर में देखकर सोहनलाल जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहां रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वे तरस रहे थे वह दूर दूर तक नहीं था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और सोनलाल जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उनके कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों को हंसने बोलने की खूब आवाजें आती, परंतु सोनलाल जी को इस सबसे दूर ही रखा जाता है। यह सब देखकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाते लगते। शांति, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाने खाने को तरस रहा है और हमारा बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो ये लोग
कहते हैं इस उम्र में परहेज रखना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वह ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे को कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे। कम से कम वहां बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था, अभी तो 20 दिन ही बीते थे। ऐसा भी क्या हो गया था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहाँ बैठकर वे आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। एक स्टोर रूम में ही सोहनलाल जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दे दी गई। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी वे आंगन में आकर बैठ भी जाते थे तो उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर बैठकर तो आवाज सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 का फटा पुराना नोट है। दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप इसे चला लेना। इसके बदले मुझे एक कराना नोट दे दो, आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। सोहनलाल जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने फिरने के बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। यह बात तो छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई और चिल्लाती हुई बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊं तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए सोनलाल जी को लगा कि जैसे वो छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ये समय आ गया है कि मेरी बहुएं मेरी इज्जत उतार कर अपने तले रोन देती हैं, और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा कोई काम ही नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत भरे आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से ही कहने लगे, शांति, मुझे क्यों न ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते नाते, हम दोनों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बददुआ ही निकाल रही है। नालायक, नामुराद जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कदर नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात पे सलाह दिए भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है, यह सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ। आज अपना दिल छोटा मत कीजिए, बच्चे नादान है, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। ये तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त का रोटी तो खिला रहे हैं ना। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। सोनलाल जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पत्नी शांति उन्हें समझा रही है। नहीं शांति, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते सोनलाल जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। चारों ओर देखा तो लेकिन शांति कहीं नहीं दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठे तो वे फैसला ले चुके थे कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गई। बेटे ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता सोहनलाल जी बोल उठे, बेटा अब मैं ये रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई।
और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वे अपने गांव में ही ठीक है। आप जल्दी से इन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। सोनलाल जी ने ध्यान से देखा तो वही फटा हुआ पुराना नोट था, जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। कभी सोनलाल जी अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मैले कुचैले और बीच से फटे उस नोट को। एक बार तो दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमाकर बोल दे, इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर पहुंचा जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते उनके बेटे ने कहा, वह क्या ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तभी सोनलाल जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन में ही मन दबाते हुए बोले, बेटा, जब तुम दोनों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं मुश्किल से 3,000 रुपये महीना कमा पाता था। 1,000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च होते थे और महंगाई उस समय भी बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने डिमांड करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइशें बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज मांगते थे, मैं दो लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है। सोनलाल जी बोलते जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो सोनलाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पे पसर गए। आहा, कितनी शांति है यहाँ। लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर वही धुआं उगलती अंगीठी, परंतु फिर भी बिना किसी की दो बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते थे तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वे भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम संस्कार करने ही आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोहनलाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वे उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बहू के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो, अब रोज रोज के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी वहां दर्द कभी वहां दर्द। यहाँ अपनी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं, कौन सेवा करे चारपाई पे पड़े बूढ़े बाप की। बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर में के अंदर जाते ही दोनों के चेहरों पर एकाएक शोक और संताप व्याप्त हो गया। दोनों ही ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए दोनों धाड़े मार मार कर रो रही हैं, उस ससुर को दो वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के भीतर चली जाती। सोहनलाल चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वे उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। आज वे वृद्धावस्था की पीड़ा को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े सोनलाल जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहुए मुंह लटका लेते। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज्यादा सेवा नहीं कर पाए ना तो अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते। भैया, मैं तो कहता हूँ बाबूजी को जमीन पर लिटा देते हैं, ना जाने कब बुलावा आ जाए, छोटा बेटा बोला। तभी दोनों बहुएं दाढ़े मार मार कर रोने लगी, जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। सोनलाल जी बड़े इत्मीनान से बहुओं का यह नाटक देख रहे थे।
बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो छोटी बहू वाहवाही लूटने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और लकड़ी का चिता भी मंगवा ली, लेकिन सोहनलाल जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोग के जाते ही अपनी हैसियत पर उतर। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, ना जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को। बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि माँ जी का बड़े वाला हार तो मैं ही लूंगी रखूंगी। मुझे तो वह बहुत पसंद था। कब से इंतजार कर रही थी कि उस हार को पहनने का। मौका कब मिलेगा, आखिर वह घड़ी आ ही गई। फिर बड़ी बहू बोली, अगर हार तुम रखोगी तो मैं माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी। मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बहुओं की बातें सुन सुनकर सोनलाल जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ कि चीख चीख कर पूरे गांव को अपने बेटे बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। बाबूजी की तेरहवीं पर खाने की एक से एक चीज रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूरी भाजी, पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही सोनलाल जी के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी तेरहवीं मेरे जीते जी को ही क्यों नहीं कर दी इन लोगों ने। मैं भी पेट भर कर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वे तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह से लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। और बड़े बुजुर्गों कहते हैं कि लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बेसब्री से सोनलाल जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे आस लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किसे मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, सोनलाल जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोला, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा लाकर उनके पास रखा तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो सोनलाल जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुए के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना है कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गवाते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से से उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई कामकाज करते ही नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है ना। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो एक हफ्ते भी ना संभाले गए थे। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहू के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव में तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी कि पिता मृत्यु शैया में पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहां थोड़ा भोजन पेट में गया तो सोनलाल जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटों के बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि अब उनके पिता और उनकी ही जिम्मेदारी है और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक भौं करते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पे ही पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की।
जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर सोहनलाल जी की आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा। पिता का इतने कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे बहुओं के नाटक का अंत हुआ। एक दो दिन और बीते तो सोनलाल जी की हालत कुछ और सुधरी, लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी शांति की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद, लानत है ऐसी संतान पर। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कभी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पाल पोस कर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरी जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्म मंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो सोनलाल, सरपंच ने कहा। तो सोनलाल लाल जी बोले, अपने ही औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोनलाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसलों को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आज सुबह से पिता के शरीर को मुख अंगनी दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजर चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहू के आंखें माँ जी के गहनों पर एक नजर डालने को ही बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें वे दोनों संदूक निकाले जिनमें माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे जाते थे। यहाँ वहाँ ताका झांकी की तो संदूक की चाबी अभी मिल गई। बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अरे, इस संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, यहाँ तो देखो इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और यह क्या, छोटे बच्चों के खिलौने, यह सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहज कर रख दिया होगा। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकती जा रही थी। बहुत सी चीजें निकली, लेकिन जिस चीज वह ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वे चारों लालची नजरें से उस थैली में देखने लगे। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक लिफाफा रखा था जिसमें 500 का फटा हुआ पुराना सा नोट था। और वो देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली। तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, यह कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनके संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। बड़ी बहू बोली तो बड़े बेटे ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहज कर रखा था। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास में ना होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वे आंसू नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय में वृद्ध आश्रम में गुजारूं, इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेत की जमीन, या घर और बाकी की संपत्ति इस वृद्ध आश्रम को दान कर दी है, जहाँ अंतिम समय में मुझे शरण मिली है। और हाँ, जो 50,000 मेरे संदूक में से निकले हैं वे मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ।
और इसी के साथ लिफाफे में मैं जो 500 का नोट रखा है वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, यह वही नोट है जो ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। और मेरे गांव आने से पहले तुमने ये फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखना पड़े, लेकिन कुदरत का उसूल है, जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौट कर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा, और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गईं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।